आज हम समझने वाले हैं गॉटलोब फ्रेगे को। फ्रेगे का इतना ज़्यादा संबंध फिलोसफी से नहीं था, क्योंकि वो एक मैथमेटिशियन था। लेकिन उस समय लैंग्वेज की प्रॉब्लम सामने आ गई थी, और लैंग्वेज के कारण फिलोसफी में जो जो दोष उत्पन्न हो रहे थे वो प्रकट हो रहे थे। इसलिए फ्रेगे, और साथ ही एक बात सोचने वाली थी कि भाई जो लैंग्वेज की फिलोसफी थी उसका सीधा सीधा संबंध एनालिटिकल फिलोसफी से था। और अगर एनालिटिकल फिलोसफी से इसका संबंध था तो एनालिटिकल फिलोसफी का तो जन्म ही मॉडर्न जो कंटेम्प्रेरी जो एनालिटिकल फिलोसफी थी उसका तो जन्म ही पूरा का पूरा मैथमेटिक्स से हो रहा है, लॉजिक से हो रहा है। तो फ्रेगे इस तरह से जुड़ जाते हैं फिलोसफी से। तो फ्रेगे ने 1892 में अपना रिसर्च आर्टिकल ऑन साइंस एंड रेफरेंस जो था वो पब्लिश किया। बेसिकली हमें यही समझाया गया या समझा जाता है हमारे द्वारा नॉर्मली बुक्स में कि साइंस और रेफरेंस के बीच का डिफरेंस फ्रेगे ने कवर किया, लेकिन फ्रेगे ने एक बहुत और एक इम्पोर्टेंट काम किया था। इस आर्टिकल के थ्रू एक तीसरी चीज को और एक्सप्लोर किया था जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी फिलोसफी के लिए। तो इस आर्टिकल की इम्पोर्टेंस उसके कारण भी है। जब ये आर्टिकल सामने आया था उस समय, जैसा मैंने बताया, भाषा को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रखी थी, और लोग मिल के जो धारणा थी कि भाई चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं, ज्ञान सब्जेक्टिव होता है, शब्दों का अर्थ मानसिक और जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं उनसे संबंधित होता है। तो फ्रेगे ने इस व्यक्तिनिष्ठता, जो सब्जेक्टिविटी थी, यही वो प्रॉब्लम है जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको चैलेंज करने के लिए आर्टिकल लिखा, यह आर्टिकल प्रस्तुत किया। अब समस्या क्या है? द पजल ऑफ आइडेंटिटी। फ्रेगे स्टार्ट्स हिज एसे बाय ग्रैपिंग विद द नेचर ऑफ इक्वालिटी और आइडेंटिटी। व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से टू थिंग्स आर इक्वल? इज इक्वालिटी a relation between objects themselves or between the names we use for them? This leads to famous puzzle. Why do some identity statements inform us while others seem trivial? अब समझने वाली बात यह है कि फ्रेगे क्वेश्चन उठाता है कि भाई जो इक्वालिटी और आइडेंटिटी शब्द हम यूज करते हैं, एक ही शब्द पकड़ लो, दोनों का एक ही अर्थ है। यहाँ पे फ्रेगे की फिलोसफी में इक्वालिटी और आइडेंटिटी जिस शब्द जो हम यूज करते हैं, तो उस इक्वालिटी आइडेंटिटी में क्या रिलेशन है, उसका नेचर क्या है? अगर वो एक ही है तो ऐसा क्यों होता है कि कोई दो बिल्कुल समान चीजें हमारी नॉलेज में, हमारी इंफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ जोड़ती हैं, कुछ हमें इन्फॉर्म करती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो हमें कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कहा जाए, टोटलिटी आइडेंटिटी की बात जहां तक हो रही है, ये कहा जाए कि वीनस इज वीनस, शुक्र शुक्र है, तो कुछ कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, हाँ मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, आइडेंटिटी है। लेकिन हम यहीं पर ये कह दें कि शुक्र जो है वो सुबह का तारा है, वीनस इज द मॉर्निंग स्टार, और हम कहें वीनस इज द इवनिंग स्टार, दोनों सेम है, तो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, इसने हमें कुछ इन्फॉर्म किया है। यानी कि जब इक्वालिटी और आइडेंटिटी की बात हो रही है तो इक्वालिटी के दोनों साइड अगर पर्यायवाची शब्द का उपयोग कर दिया जाए या उसकी ही एक्सप्लेनेशन का उपयोग कर दिया जाए तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन उसी को आइडेंटिफाई कर दिया जाए तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसी पर फ्रेगे बात करते हैं। तो फ्रेगे इस क्वेश्चन को उठाते हैं कि भाई जब दो नाम या दो वस्तुएं एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं तो वास्तव में क्या आइडेंटिफाई करते हैं? अगर वो दोनों, जब मैं कहूं ए इज इक्वल टू ए, तो सामने, या ए इज इक्वल टू बी, और सामने एक ही चीज है जिसके लिए ए और बी दोनों शब्द यूज हो रहे हैं, तो यहां पे इस शब्दों के अंदर जो भेद आ रहा है वो क्यों आ रहा है? थोड़ा देखो। फ्रेगे नोट्स दैट ए इज इक्वल टू ए इज एनालिटिकल एंड नॉन ए प्राइम, borrowing from Kant, but A is equal to B can extend our knowledge and isn't always obvious. जब हम कह रहे हैं A is equal to A तो वो एक एनालिटिकल प्रोपोजिशन है, वो A प्राय है, जैसा कि कांट की डेफिनेशन थी। कांट की डेफिनेशन फ्रेगे उठाते हैं, मैंने बताया ना फ्रेगे इन सब में पहले थे, तो कांट ने जो डिफाइन किया था एनालिटिकल को, टोटोलॉजी को, उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो बात करते हैं।
बट ए इज इक्वल टू बी कैन एक्सटेंड अवर नॉलेज एंड इजंट ऑलवेज ऑब्वियस। कांट ने क्या डेफिनेशन दी एनालिटिकल और सिंथेटिक की? एक ही दो डिफरेंट डेफिनेशन दी। एनालिटिकल जो प्रोपोजिशन होती हैं वो कोई भी एक्सटेंशन, कोई भी वृद्धि, कोई भी एडिशन हमारी प्री नॉलेज में नहीं करती हैं। 2 + 2 = 4 हमें कोई नया ज्ञान नहीं देती है। बट जो सिंथेटिक प्रोपोजिशन होती हैं वो हमें कुछ ना कुछ नया ज्ञान देती हैं, वो हमारी प्री नॉलेज में कुछ एक्सटेंशन करती है, क्योंकि वो सिंथेटिक है और उनका प्रेडिकेट उनके सब्जेक्ट में पहले से पूरी तरह से इंक्लूड नहीं होता है। तो इसी डेफिनेशन को आधार मान के फ्रेगे कहते हैं कि डेफिनेटली फिर A = B हमारी नॉलेज में कुछ, हमारी इंफॉर्मेशन में कुछ एक्सटेंशन कर रही है, बट A = A वो एक्सटेंशन नहीं कर रही है। कह रहे नाउ इफ यू वर टू रिगार्ड इक्वालिटी एज ए रिलेशन बिटवीन दैट विच द नेम्स A and B डेजिग्नेट, कोई ऐसी वस्तु है, कोई ऐसा एज ए रिलेशन बिटवीन दैट विच द नेम्स A, हाँ कोई ऐसी वस्तु है जिसके लिए A और B नाम रखे गए हैं, वाटर और पानी जिसके लिए रखा गया है। इट वुड सीम दैट A = B कुड नॉट डिफर फ्रॉम A = A। अगर हम A या B या किसी एक ही वस्तु के लिए उपयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से A = B और A = A में कोई अंतर नहीं रह जाता है, कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाता है। A relation would thereby expressed of a thing to itself and indeed one in which each thing stands to itself but to no other things। यानी कि एक ऐसा संबंध बन जाता है ये यहाँ शब्द के बीच में और शब्द के अंतर्गत जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में, कि वो उसी वस्तु के लिए खड़ा हो रहा है और उसके अलावा किसी दूसरी वस्तु के लिए वो शब्द उपयोग नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो एक ही चीज के लिए अगर वो चीज जा रही है तो द की इनसाइट आइडेंटिटी इजंट जस्ट अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, इट इज मेडिएटेड बाय हाउ वी डेजिग्नेट देम। दिस स्टेप अप हिज डिस्टिंक्शन बिटवीन सेंस एंड रेफरेंस। अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है? आइडेंटिटी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि यह सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के बारे में है, यह पॉइंट समझने वाला है। अगर किसी एक ही वस्तु के लिए दो शब्द यूज हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो एनालिटिकल हो गए, उस शब्द का वो आइडेंटिटी हो गई। लेकिन फिर भी अगर हम उसे डिफरेंट वे में समझ रहे हैं, वही चीज हमारी नॉलेज में एक्सटेंशन कर रही है, तो कुछ गड़बड़ हो रही है। और गड़बड़ क्या हो रही है? गड़बड़ ये हो रही है कि आइडेंटिटी का मतलब कुल इतना नहीं है कि किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए 2, 4, 6 शब्द यूज हो रहे हैं, बल्कि उसका मतलब ये है कि हम उसे समझ कैसे रहे हैं, उसे आकार कैसे दे रहे हैं, हम उसे पहचान कैसे रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी को हम कैसे डिजाइन कर रहे हैं, डेजिग्नेट कर रहे हैं। इसमें डिफरेंस आ जाता है और इससे उनका जो सेंस और रेफरेंस का डिफरेंस है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म या पोडियम तैयार होता है। अब ये जो भूमिका वो अपने आर्टिकल में स्टार्ट में ही बांधते हैं वो इसी चीज को लेकर बांधते हैं। फिर से एक चीज बार इस चीज को समझ लो, आइडेंटिटी और रिलेशन क्या दोनों एक ही बात कहते हैं? या रिलेशन जो है, जो एनालिटिकल रिलेशन है, उसको हम आइडेंटिटी के थ्रू कह सकते हैं? अगर हम कोई दो शब्द बोल रहे हैं अलग अलग, अगर वो वर्ल्ड में अवेलेबल जो थिंग्स हैं, जो चीजें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से किसी एक ही सब्जेक्ट के लिए दो अलग अलग शब्द यूज हो रहे हैं या दो अलग अलग फ्रेज यूज हो रहे हैं, उनको कहने का तरीका अलग अलग हो रहा है और वो तरीका हमारी नॉलेज में एक्सटेंशन कर रहा है, हमारी नॉलेज को बढ़ा रहा है, तो वो जो दो फ्रेज हैं या जो उसका डिस्क्रिप्शन हमने दिया है उस वस्तु का, वो तो एक ही ऑब्जेक्ट के लिए ना भाई। जब मैं जल कह रहा हूं और पानी कह रहा हूं और दोनों एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो जो जल और पानी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं और उससे आपकी इंफॉर्मेशन में कुछ वृद्धि हो रही है, तो ये तो वो डेफिनेशन कट गई कांट वाली कि एनालिटिकल प्रोपोजिशन आपकी ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं करता है। यहां तो उसने मेरी इंफॉर्मेशन में वृद्धि कर दी, जबकि वो दोनों चारों शब्द और फ्रेज जो थे वो एक ही ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहे थे। जब मैं A = A कह रहा हूं और A = B कह रहा हूं, तो B और A दोनों जगत में उपलब्ध किसी एक ही वस्तु के लिए आ रहे हैं। फिर वो A और B जो है वो दोनों अलग अलग हो रहे हैं, हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी कहो। लेकिन अगर वो मेरी
इंफॉर्मेशन में वृद्धि कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं मेरी इंफॉर्मेशन को, एक्सटेंशन दे रहे हैं, उसमें एडिशन कर रहे हैं कुछ, तो फिर सोचना पड़ेगा कि भाई अगर वो एनालिटिक है तो मेरी इंफॉर्मेशन में एक्सटेंशन कैसे आया, उसमें कुछ ऐड कैसे हुआ, यहां गड़बड़ है। तब फ्रेगे यहां पे एक लूप होल ढूंढते हैं कि चीजों में आइडेंटिटी होना और उस आइडेंटिटी को हमारे द्वारा डेजिग्नेट किया जाना, हमारे द्वारा उसे पहचाना जाना और हमारे द्वारा उसे प्रस्तुत किया जाना, दोनों एक अलग अलग चीज हैं। और यहीं से उनका सेंस और रेफरेंस का कंसेप्ट आता है। क्वेश्चन ये उठा है कि यदि ए बी सी डी ई एफ जी एच जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे वर्ड्स किसी एक वस्तु के लिए यूज हो रहे हैं, क्लियर, इन द वर्ड किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए ही वो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो सारे वर्ड एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्लियर। अब सवाल ये है कि अगर वो शब्द एक दूसरे को ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नाउ द क्वेश्चन इज, अगर उन शब्दों के कहने से आपकी नॉलेज में एक्सटेंशन आ गया, आपको कुछ नया ज्ञान मिल गया है, कुछ नई बात पता लग गई है, तो इसका मतलब यो जो आइडेंटिटी थी नहीं, आइडेंटिटी तो मतलब आपने एक बार ही जान ली तो जान ली, बात खत्म। आपने एक बार जान लिया जल और पानी एक ही चीज है, और आपको जब मैं दोबारा बता रहा हूं इस आइडेंटिटी को, जल और पानी ऐसे ऐसे, और आपकी इंफॉर्मेशन में वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब जल और पानी आइडेंटिफाई नहीं कर रहे एक दूसरे को, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मेरी नॉलेज में एक्सटेंशन यानी वृद्धि नहीं होनी चाहिए थी, बढ़नी नहीं चाहिए थी जल और पानी के बारे में मेरी नॉलेज। अगर बढ़ी है तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी होती है। मैंने एक बार आपसे कह दिया 2+2=4, तो 2+2=4 को आपने तुरंत समझ जाना चाहिए। उसको दोबारा भी कहूंगा तभी उतना ही ज्ञान मिलेगा जितना पहले मिला, 10 बार भी बताऊंगा तब भी उतनी ही इंफॉर्मेशन मिलेगी जितनी पहले मिली, 2+2=4। लेकिन एक समय ऐसा है कि मैं कहूं 2+2=4 और आपको जो इंफॉर्मेशन है इसके बारे में 10 बार में, उससे कुछ ज्यादा ज्ञान जानने को मिल गया। ये कैसे हुआ, क्वेश्चन ये है। आइडेंटिटी तो एक बार आइडेंटिटी है, दूसरी बार में या तीसरी बार में या 10वीं 11वीं बार में आपकी नॉलेज में एक्सटेंशन कैसे हुआ एक ही आइडेंटिटी को लेकर, ये एक्सटेंशन का क्वेश्चन है यहां पे। ये इंफॉर्मेशन में वृद्धि कैसे हो रही है, दैट इज द क्वेश्चन। कांट ने ही तो कहा ये कि एनालिटिक प्रोपोजिशंस जो होती हैं जिनका प्रेडिकेट उनके सब्जेक्ट में पहले से इंक्लूड होता है, इसलिए एनालिटिक प्रोपोजिशंस हमें कोई नया ज्ञान नहीं देती। यानी टोटोलॉजीज जो होती हैं वो हमारी नॉलेज में कोई भी एक्सटेंशन नहीं करती। तो जब मैं कह रहा हूं वाटर इज जल या जल इज वाटर, तो इसे हमारी नॉलेज में कोई वृद्धि नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर जल इज वाटर किसी दिन हमारी नॉलेज में कोई वृद्धि कर देता है तो प्रोपोजिशन एनालिटिक नहीं रह जाती, क्योंकि ज्ञान में वृद्धि, इंफॉर्मेशन में वृद्धि केवल और केवल सिंथेटिक प्रोपोजिशन करती है, एनालिटिक प्रोपोजिशन नहीं करती। समझ में आ रही बात। ये क्वेश्चन फ्रेगे उठाते हैं। समझ, अर्थ, भाव, सेंस और रेफरेंस को अलग अलग समझो। पहले सेंस देखो, सेंस मींस सीन। This is the mode of presentation of the reference, the way the sign presents or describes the object. Its objective shared among speakers, but not the object itself. Sense determines reference, but ये सेंस और रेफरेंस को बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझ लो। मैं आपसे जब कहूँ रेफरेंस तो इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि जो शब्द बोला गया है उस शब्द के अकॉर्डिंग जगत में किसी ऑब्जेक्ट का, इस वर्ल्ड में किसी ऑब्जेक्ट का अवेलेबल होना, उसका कोई एग्जिस्टेंस होना, बहुत क्लियर है। जब मैं कहता हूं वाटर तो वर्ल्ड में वाटर, रियल में कोई वाटर का अवेलेबल होना, ठीक है। तो जब हम उस वाटर, उस अवेलेबल वाटर की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो वो रेफरेंस है। और जब हम उस वस्तु की बात न करके उसको समझ रहे हैं वो क्या है, हम कह रहे हैं कि वाटर H2O, या हम कह रहे हैं कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर जो भाप बन जाता है वो, तो ये सेंस है।
किसी चीज को समझना और उसको डायरेक्ट परसेप्शन करना, ये जो दोनों डिफरेंस है ये वही रेफरेंस और सेंस के डिफरेंस। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल से उसमें समझ सकते हो आप इसे, लेकिन कंफ्यूजन दूसरा है, उसकी बात करेंगे हम। फ्रेगे के लिए किसी शब्द का अर्थ उसकी संज्ञानात्मक सामग्री यानी कॉग्निटिव कंटेंट या किसी वस्तु को प्रस्तुत करने का उपाय है। सेंस का अर्थ होता है, फ्रेगे के लिए सेंस का मीनिंग है कि किस तरह से हम किसी कॉग्निशन को, जो हमें ज्ञान है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं या उसको हम किस तरह से डेजिग्नेट कर रहे हैं, किन्हीं दूसरों को कम्युनिकेट कर रहे हैं। संदर्भ के विपरीत अर्थ संसार में वस्तु के अस्तित्व पर निर्भर नहीं होता है। मीनिंग जो होता है ना, जो सेंस होती है, वो जरूरी नहीं है कि संसार में अवेलेबल वैसी की वैसी हो जैसा हम उसका मीनिंग ले रहे हैं। यहां इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेगे ये कह रहे हैं कि जगत में वस्तु ना ही हो, हालांकि ना भी हो, लेकिन जो किसी चीज की कोई सेंस बनाना, चाहे वो अवेलेबल नहीं है। एक थोड़ी सी पजल यहां पर और सॉल्व करूंगा। लाइक हम बैरन लेडी का एग्जांपल बहुत बार लिखते हुए आए हैं, यानी बंध्या क्या होता है, सन ऑफ बैरन लेडी, यानी कि बंध्या पुत्र। एग्जिस्ट तो नहीं करता, या स्काई फ्लावर्स एग्जिस्ट तो नहीं करते, लेकिन उसकी सेंस तो बना देते हैं हम दूसरों को। तो एक तो ये चीज है, इसका समझ में आता है कि वर्ल्ड में थिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसकी सिर्फ सेंस ही बन रही है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी चीज हो जिसका रेफरेंस भी है और सेंस रेफरेंस से अलग हो जा रहा है। जब मैं कह रहा हूं वाटर, तो उसका रेफरेंस है, अवेलेबल है वो वर्ल्ड में, लेकिन जब उस वाटर को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आप उस वाटर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं अपने शब्दों में, तब वो अर्थ कुछ अलग होके आता है जो आप समझते आए थे। ये चीज है, इसको रेफरेंस कह रहा है, अब सॉरी सेंस कह रहा है। फ्रेगे ने इसे सुबह का तारा और संध्या का तारा, यानी मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। पुराने समय में जो अपना वीनस प्लैनेट होता था, तो पुराने लोगों को थोड़ी पता था ये प्लैनेट है, वो सुबह कहीं दिखता था और शाम को कहीं दिखता था, क्योंकि उसका तो काम है चक्कर लगाना सूरज के, और उसकी गति भी ज्यादा है, स्पीड भी ज्यादा है पृथ्वी से, तो उसकी पोजीशंस चेंज हो जाती थी, सुबह अलग शाम को अलग। उन दो स्टार्स को देखकर लोग अपने अपने सुबह का और शाम का टाइम या दिनचर्या वगैरह का, अपना डेली रूटीन का अपना एक उन्होंने पैमाना बना रखा था। तो वो ये कहते थे कि देयर इज मॉर्निंग स्टार, चलो ये काम कर, सुबह का तारा निकल आया भाई, ये काम कर लो। शाम को जो कहते हैं शाम का तारा दिख गया भाई, ये काम कर लो। वो दिख रहा है 24 घंटे, 24 मतलब दिन में तो सूर्य की रोशनी कारण नहीं दिख रहा, तो सुबह सुबह जब दिख रहा है तो कहीं और जगह पे दिख रहा है, और शाम को दिख रहा है तो कहीं और जगह पे दिख रहा है। तारा वही है, लेकिन उन लोगों के लिए साइंस क्या बन रही है उस तारे की, उन्हें नहीं पता ये वही सेम स्टार है। उनके लिए उस सेम स्टार की जो साइंस बन रही है वो अलग अलग बन रही है, कि ये अलग स्टार है, ये अलग स्टार है। समझे बात को? साइंस कहां जा रही है आज भी? अब हमें पता अगर लग गया है कि वीनस इज द सेम स्टार विच इज मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार, तो हम जब बोल रहे हैं दिस इज मॉर्निंग स्टार, दिस इज इवनिंग स्टार, स्टार वही है, सब कुछ वही है, लेकिन हम उसे प्रेजेंट किस वे में कर रहे हैं? एक सुबह के तारे के रूप में, एक शाम के तारे के रूप में। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये सेंस है, क्योंकि डेफिनेटली ये कंफर्म है कि सुबह के तारे को आप शाम का तारा तो नहीं बोल सकते। समझना इस पजल को, सुबह जो स्टार है और शाम को जो स्टार है, और आपको पता है ये दोनों सेम स्टार है, तो अकेले स्टार कहने से भी काम नहीं चलेगा। आप जब साइंस बना रहे हो, इसकी किसी को समझा रहे हो, तो अकेले स्टार कहने से भी काम नहीं चलेगा। और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहने से दोनों अलग अलग चीजें फील होंगी, क्योंकि वो अपने जगह बदल रहा है, पोजीशन बदल रहा है डेली सॉरी दोनों टाइम। अब सामने वालों का आप कहोगे कि दिस इज मॉर्निंग स्टार, दिस इज द इवनिंग स्टार, तो वो दो मीनिंग ले सकता है। फिर उसे समझाना पड़ता है कि सेम चीजें तो अलग अलग जगह पे रहती है, इसलिए हमने इसका नाम सुबह का तारा और शाम का तारा रख दिया है। तो जो शब्द प्रेजेंट करते हैं किसी चीज को, वो जरूरी नहीं है उसकी हूबहू पिक्चर प्रेजेंट करते हैं जैसी वो ऑब्जेक्ट वर्ल्ड में अवेलेबल है। सेंस बनाना एक अलग चीज है और ऑब्जेक्ट का होना एक अलग चीज है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड रेफरेंस। दिस इज द एक्चुअल ऑब्जेक्ट और थिंग दैट
साइन पॉइंट्स टू इन द वर्ल्ड, इट्स व्हाट द साइन डिनोट्स और रेफर टू, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक्चुअल थिंग के बारे में जब बात हो रही है तो वो रेफरेंस है, वहां पे सेंस नहीं बन रही है और ना सेंस की जरूरत है। सेंस तो अलग हो जाती है। संदर्भ जगत में वास्तविक वस्तुएं वस्तुएं हैं जिसकी और कोई शाब्दिक इंगित करता है। फ्रेगे ने इस बात पर जोर दिया कि संदर्भ भाषा से बाहर है और जगत में वस्तुओं के अस्तित्व पर निर्भर करता है। किसी शब्द के संदर्भ को भिन्न भिन्न पदों लेकिन एक ही संदर्भ के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि पर्यायवाची शब्द जो एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, उनको हम जब उपयोग करते हैं तो उस उपयोग से क्या पता लग रहा है और उन शब्द को हम एक दूसरे का सिनोनिम कह क्यों रहे हैं, अगर उनकी सेंस डिफरेंट डिफरेंट बन रही है तो। जब मैं कह रहा हूं सेंस और डिफरेंस, और जब मैं कह रहा हूं जल और पानी और तोय और नीर, आपको पता है मैंने 5 शब्द यूज किए, जल, पानी, तोय, नीर और वाटर। आपको सबको पता है ये पांचों शब्द एक ही ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट की ओर इशारा कर रहे हैं। इज इट ओके? इज इट करेक्ट? पांचों शब्द एक ही चीज को निर्दिष्ट हो रहे हैं ना। तो मुझे ये बताओ कि जब आप चढ़ाते हो सूर्य को, सुबह सुबह पानी अर्पण करते हो, तो उसे सूर्य को जल अर्पण करना क्यों कहते हैं, जल चढ़ाना क्यों कहते हैं? और जब आप पीते हो तो उसे पानी पीना क्यों कहते हैं? जब वो एक ही चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो अलग अलग शब्दों की आवश्यकता क्यों पड़ी? सिनोनिम की नीड क्या है? दैट इज द क्वेश्चन। पर्यायवाची की आवश्यकता क्या है? चलो भाषा पे नहीं जाते हम लोग, वोटर को छोड़ दो, वो जिसको पता है उसको पता है, ठीक। लेकिन जब हम एक ही भाषा उपयोग कर रहे हैं, हिंदी ही उपयोग कर रहे हैं, तो हमें 2, 3, 4 अलग अलग शब्द उपयोग करने की आवश्यकता क्या? ये चीज अगर समझ में आ गई तो सेंस और डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। रेफर एक ही चीज को कर रहे हैं सारे शब्द, हम रीजन पे भी नहीं जाएंगे, छोड़ो। मैं एक ही घर के अंदर की बात कर रहा हूं। जब पूजा हो रही है तो अलग शब्द यूज हो रहा है, पानी पिया जा रहा है तो अलग शब्द यूज हो रहा है, सूर्य को चढ़ाया जा रहा है उसी घर में तो अलग शब्द यूज हो रहा है। लेकिन आपको ये समझ में अगर आ गया तो क्यों अलग अलग शब्द यूज हो रहा है, तो आपको ये समझ में आ गया कि सेंस वो नहीं बन सकती जो रेफरेंस होती है। वो जो कंफ्यूजन था जो हमने शुरू में उठाया एनालिटिक प्रोपोजिशंस का, कि हमारी नॉलेज में एक्सटेंशन कर रहा है, फिर ये आइडेंटिटी कैसे हो सकती है? फ्रेगे कहते हैं कि जो रेफरेंस होती है सेंस डिट्टो उसी को प्रेजेंट करे, वैसा के वैसा अगर तुम्हें कुछ अवेलेबल हो, यह जरूरी नहीं है। हमारी रेफरेंस हमारे एक्शन पे, हमारे क्रिया पे, हमारे एटमॉस्फेयर पे, उस पे डिपेंड करती है हमारी सेंस। हम उसके अकॉर्डिंग समझाने का, समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन रेफरेंस हमेशा वो की वो ही रहती है। इतनी सी बात है। जिस तरह से एग्जांपल दिया था मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार का, इज इट क्लियर टू ऑल? अब बना पर्यायवाची का मीनिंग कि हाँ पर्यायवाची भी जरूरी है, सिनोनिम भी जरूरी है। चाहे वो सिनोनिम हमें एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर करते हो, लेकिन वो भी अनिवार्य है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू सेंस अपना मीनिंग लेते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंस एंड रेफरेंस। एंड द सेकेंड थिंग जो फ्रेगे इस पजल में नहीं करते हैं, जो मैं उठाना चाह रहा हूं, वो ये है, और ये कंफ्यूजन है, क्या ये पर्यायवाची शब्द एक रियल में एक ही ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं? ध्यान रखना, जब जल शब्द बोला जाता है तो कहीं ना कहीं उस जल शब्द के अंदर किसी पवित्रता का, ये किसी मतलब क्या बोलते हैं, प्योरिटी का रूप देखने की कोशिश की जाती है, शुद्धता देखने का प्रयास किया जाता है। अब कीचड़ से निकाले गए पानी को तो जल नहीं कह देते। क्या उन दोनों जल में ऑब्जेक्टिवली कोई अंतर नहीं है? क्या समुद्र का पानी और हमारे मटके का पानी एक जैसा है? फ्रेगे में नहीं है ये क्वेश्चंस, बस मैं डाल रहा हूं बुद्धि में।
क्योंकि ये फिर जाके विटगेनस्टाइन में और रसल और विटगेनस्टाइन में ये शेप होते हैं फिर। थिंक अबाउट इट। आगे वो एक प्रिंसिपल देता है अपनी इसी आर्टिकल में लास्ट में, जिसे बोला गया कॉन्टेक्स्ट प्रिंसिपल। वो कहता है कि ही क्लैरिफाइज द रेफरेंस ऑफ ए प्रॉपर नेम इज द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ विच वी डेजिग्नेट बाय इट्स मीन्स। द आइडिया विच वी हैव इन दैट केस इज wholly subjective. In between lies the sense which is indeed no longer subjective like the idea but is you yet not the object itself. देखो ये दूसरी और साथ साथ पढ़ूंगे, तीनों एक चीज समझाऊंगा। फ्रेगे distinguishes the from subjective ideas and mental images which vary person to person. Sense is public and objective. मैं ये तीन शब्द रेड किए हुए हैं, ध्यान से देखो। एक रेफरेंस, एक आइडिया यानी मेंटल इमेज, और एक साइंस। ये एक बहुत बड़ी, मैंने शुरू में बताया, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो बहुत टाइम से था फिलोसफी में, उस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन फ्रेगे प्रेजेंट करते हैं। हम क्या समझते आए थे हमेशा से, जब से हमने एम्पिरिकल और रैशनल फिलोसफी पढ़ी थी, हम तब से एक ही चीज समझते आए थे कि देयर आर टू, और फ्रेगे भी दो ही शब्द यूज करते हैं, सेंस एंड रेफरेंस। हम यही चीज करते आए थे कि भाई एक तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक सब्जेक्ट है। इन दोनों के बीच में कोई क्रिया प्रतिक्रिया होती है, और जो ऑब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जो चीज समझ रहा है वो सब्जेक्टिव नॉलेज है, और सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट की एज इट इज नॉलेज ले रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज है। दो ही तरह की बात हमने की। और जो सब्जेक्टिव है उस सेंस में फिर बहुत सी चीज आ जाती है, वो देकार्त में भी आ जाती है और फिर वो लोक में भी आ जाती हैं, कि आइडियाज हैं, प्लेटो से चल पड़ते हैं, वो आइडियाज हैं हमारे दिमाग में, वो आइडियाज बनते हैं और उन आइडियाज में हम नॉलेज लेते हैं। सोक्रेटिस की तो स्टेटमेंट है, ऑल नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ आइडियाज। सारा ज्ञान प्रत्ययों का ज्ञान है। हमारे दिमाग में प्रत्यय बनते हैं और प्रत्ययों के माध्यम से हम चीजों को समझते हैं। यानी कि इन आवर रैशनैलिटी, इन आवर बुद्धि, इन आवर इंटेलेक्ट कुछ पिक्चर छप जाती हैं ऑब्जेक्ट की। हो सकता है मेरे मन ने उनमें सब्जेक्टिविटी डाल दी, तो उस हिसाब से मैं उस पिक्चर को देख रहा हूं, और इसलिए वो, क्योंकि वो मेंटल इमेज हो गई आइडिया, उसको यूनिवर्सल प्रूव करने की कोशिश बेकार जा रही थी। क्योंकि उसका एक ही क्लेम किया जा सकता था कि अगर हम में से हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट है, तो उस इंडिविजुअल के ब्रेन में या मन में जो आइडिया बना है, डेफिनेटली वो आइडिया सब्जेक्टिव है। और इसका प्रमाण ये है जो इंपेरिकल फिलोसोफर्स ने दिया था। डेविड ह्यूम जहां पे लेके चले जाते हैं, और सही लेके जाते हैं, कि भाई चाय एक ही है, शुगर, सब कुछ, सारा मटेरियल उसमें एक ही डाला गया, 5 कप में उसे 5 लोगों को सर्व किया गया। वो किसी को मीठी, किसी को फीकी, किसी को बहुत मीठी, किसी को दूध कम लगा, किसी को जैसे भी लगी, सबको वो अलग अलग क्यों लगी, उन सबका परसेप्शन चाय के बारे में अलग अलग क्यों है। एंड दैट इट प्रूव्स कि नॉलेज जो है वो टोटली इंडिविजुअल है, सब्जेक्टिव है। अब सब्जेक्टिव टर्म को ध्यान रखना, सब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल है। फ्रेगे कहते हैं कि ना, वी आर डूइंग ए मिस्टेक। समथिंग इज अ ऑब्जेक्टिव, समथिंग इज अ सब्जेक्टिव, एंड समथिंग इज सेंस। और जो सेंस होती है वो पब्लिक होती है, वो उसे यूनिवर्सल नहीं कहते, पब्लिक कहते हैं। यानी कि जिस दो प्रॉब्लम में हम उलझे हुए थे, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव, फ्रेगे कहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम ही ये है कि आप इसके बीच की जगह छोड़ देते हैं, क्योंकि आपने जो समझा मेंटल इमेजेस में समझा, पर सामने जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो आप वो प्रेजेंट कर रहे हो जो कि पब्लिक होगा, जो वो भी समझ चुका है। तो जो सेंस बनती है ना, क्योंकि वाटर की जो इमेज है, वो आपके ब्रेन में जो आइडिया बना है वो सेम वही बना है या नहीं बना है जो ऑब्जेक्ट है। अब उस इमेज को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जब मैं वाटर कह रहा हूं तो किसी के दिमाग में नमकीन पानी, किसी के दिमाग में मीठा पानी, किसी के दिमाग में अपने यहाँ का पानी, हैंडपंप का पानी, समुद्र का पानी, नदी का पानी, कुएं का पानी, 50 तरह का पानी हो सकता है। किसी के ब्रेन में कोई भी आइडिया बन सकता है, तो आइडिया तो इंडिविजुअल हो गया। लेकिन जब मैं उससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किसी से दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा हूं,
तो मैं वो बता रहा हूं जो उसको भी समझ में आ रहा है, मुझको भी समझ में आ रहा है, जो सामने देखकर वो भी समझ रहा है और मैं भी समझ रहा हूं। तो ये साइंस है और ये पब्लिक है। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल, ही इज एन एनालिटिकल फिलोसोफर, ही इज एन इंपेरिकल फिलोसोफर। वो कह रहा है कि ये पब्लिक है, लेकिन जो सब्जेक्टिव होता है, जो आइडिया होता है, वो पब्लिक नहीं होता, वो इंडिविजुअल होता है। एंड दैट इज द डिफरेंस ही मेड इन द एरिया ऑफ नॉलेज। तो एक ऐसी चीज तीसरी निकाल के देता है साइंस नाम की, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है कि नॉलेज जो होती है वो आपस में एक, जो स्केप्टिसिज्म पे यह आघात है कि नॉलेज जो होती है वो आपस में एक दूसरे से पब्लिक कैसे हो जाती है, यानी यूनिवर्सल कैसे हो जाती है, जबकि आइडिया जो होता है इंडिविजुअल बनता है। वो कहता है कि आइडिया नहीं है, आइडिया तो आपका है, वो इंडिविजुअल ही है, लेकिन साइंस वो चीज है जो पब्लिक बनती है, और वही हमारे इस जगत के म्यूचुअल नॉलेज का निर्माण करती है। यही है नॉलेज, यही है वो साइंस। ये प्रॉब्लम फ्रेगे शॉर्ट आउट करते हैं, जो बहुत टाइम से चली आ रही। बात समझ में आई? अब देखो, ये तीनों शब्द मैंने इसलिए रेड किए थे इसमें, ताकि इस चीज को आप थोड़ा नोटिस करो। वो मेंटल इमेज की बात नहीं कर रहे हैं, वरना फिर वही सब्जेक्टिविटी में उलझ जाओगे। Identity statements, even if A and B have the same reference, their senses may differ, making A is equal to B informative, as Frege says. A और B किसी एक ही रिफरेंस को संदर्भित हैं, किसी एक ही चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेंस अलग अलग हो सकती है, जो कि A और B की इंफॉर्मेशन को अलग अलग बनाती हैं। यही तो A is equal to B को इंफॉर्मेटिव बनाती हैं, सेंस ही तो है जो चीजों को इंफॉर्मेटिव बनाती हैं। अदरवाइज ए और ए भी तो एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिटी है, लेकिन इंफॉर्मेटिव साइंस बनाती है। और यहीं से मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जब हम कहते हैं 2 इज इक्वल टू 2 या 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब उसकी रेफरेंस कुछ भी हो सकते हैं किसी टीचर की बच्चे को सिखाने की, वो उंगलियों पे गिन के सिखा सकता है, वो कुछ 4 तरह की वस्तुएं लेकर बता सकता है कि ये 2 हैं, ये 4 है, जो आपस में रखा तो 4 हो जाती हैं। कोई भी सेंस हो सकती है उसकी, कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन संदर्भित वो एक ही रेफरेंस को है। As Frege says, in spite of this, the sense of B may differ from that of A, and thereby the thought expressed in A is equal to B differ from that of A is equal to A. In that case, the two sentences do not have the same cognitive value. इसीलिए ए और बी जो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन जब वो आप किसी सेंटेंस में, प्रोपोजिशन में एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वो जो होते हैं इंफॉर्मेटिव हो जा रहे हैं, वो कुछ सूचना प्रदान करने वाले बन गए हैं। एनालिटिकल प्रोपोजिशन भी इंफॉर्मेटिव हो गई है, वो इस वजह से हो गई है कि हम उसके सेंस को अलग तरीके से ले रहे हैं। इसीलिए जो सेंटेंसेस हैं वो अगर किसी एक ही चीज को संदर्भित है, तो भी उनकी कॉग्निटिव वैल्यू जो है वो डिफरेंस हो सकती है। फ्रेगे ने यह समझाने के लिए प्रसंग सिद्धांत प्रस्तुत किया कि अर्थ और संदर्भ कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी शब्द का अर्थ किसी प्रतिज्ञप्ति या वाक्य में उसकी भूमिका से निर्धारित होता है, और संदर्भ जगत की उस वस्तु से निर्धारित होता है जिससे प्रतिज्ञप्ति संदर्भित होती है। प्रोपोजिशन उससे रिलेटेड है जो वर्ल्ड में कोई ऑब्जेक्ट है, और उसका मीनिंग उससे रिलेटेड है जो उसकी सेंस है, और इसे उसने कॉन्टेक्स्ट प्रिंसिपल बोला। यही आगे विटगेंस्टाइन के लिए आधार बनता है, क्योंकि फ्रेगे के साथ काफी रहा विटगेंस्टाइन। इसे ही फ्रेगे ने कॉन्टेक्स्ट प्रिंसिपल बोला कि सेंस जो होते हैं किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में बनती है, रेफरेंस बिना कॉन्टेक्स्ट के होती है। और सब्जेक्टिविटी पे बात करना ही बेकार है, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल हो गई आइडिया। इस सिद्धांत ने फ्रेगे को यह समझाने में सहयोग दिया कि विभिन्न अर्थों वाले वाक्य एक ही संदर्भ को इंगित करते हैं। द सेंस ऑफ ए सेंटेंस इज द थॉट इट एक्सप्रेसेस एंड इट्स रेफरेंस इज इट्स ट्रूथ वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। दिस इन्फ्लुएंस लॉजिक वेयर इनडायरेक्ट स्पीच शिफ्ट रेफरेंस टू सेंस। सीधी सी बात है, दिस इन्फ्लुएंस लॉजिक वेयर, यानी कि जो हमारा ये क्या है, द सेंस ऑफ द सेंटेंस ऑफ ए सेंटेंस इज द थॉट इट एक्सप्रेसेस एंड इट्स रेफरेंस इज इट्स ट्रूथ वैल्यू। रेफरेंस का मतलब है उसका एग्जिस्टेंस, और सेंस का मतलब है वो थॉट, जिस थॉट में हम उसे प्रेजेंट करेंगे। दिस इन्फ्लुएंसेस लॉजिक वेयर इनडायरेक्ट स्पीच शिफ्ट्स रेफरेंस टू सेंस। इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा होगा,
हम जब कोई बात किसी को इनडायरेक्टली बता रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं, यानी कि हमने कुछ घटना देखी और घटना को देखने के बाद हमने कुछ समय बाद जब वो अवेलेबल नहीं है वो किसी को बता रहे हैं, तब हम कोई ना कोई सेंस बना रहे हैं। ठीक है, लेट ए बी सी, एक एग्जांपल देख लो, ये एक ट्रायंगल का एग्जांपल है, चाहो तो बना लो अपने उसमें, चलो बस बना लेना। लेट ए बी सी बी द लाइंस कनेक्टेड द वर्टिकल्स ऑफ अ ट्रायंगल विद द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स, द पॉइंट ऑफ intersection of A and B is then the same as the point of intersection of B and C. So we have different designations for the same point, and these names point of intersection of A and B, point of intersection of B and C likewise indicate the mode of presentation, and hence the statement contains actual knowledge. समझ में आया ये क्या कह रहा है इस ट्रायंगल में? बना सकते हो? चलो थोड़ा एक्सपेरिमेंट में बनाओ। एक ट्रायंगल लो, नाम मत देना उस ट्रायंगल को कोई भी, एक ट्रायंगल लो और ना ही उसके जो एंगल्स है उनको कोई नाम देना। अब उस ट्रायंगल के अंदर 3 पॉइंट आपको डॉट करने हैं जो कि वो तीनों साइड हैं उनके सेंटर में आएंगे। जैसे ए बी सी, मतलब नाम नहीं लेना है, नाम ए बी सी इन पॉइंट्स को देना है, लेकिन एक ट्रायंगल मान लो ए बी सी करके, या 1 2 3 उनके 3 एंगल हो गए, तो 1 2 2 3 और 1 3, इन तीनों के बीच जो 3 साइड्स हैं उन 3 साइड्स के बिल्कुल सेंटर में 3 डॉट बनाओ ए बी सी नाम की, और तीनों को कनेक्ट कर दो 3 सीधी लाइन से। अब इनके बीच का जो इंटरसेक्शन है वो पॉइंट कहां है? वो इंटरसेक्शन पॉइंट इन तीनों के सेंटर में ही आएगा। अब उस सेंटर पॉइंट को चाहे आप ए बी सी, ए और बी के बीच का मान लो, या ए और सी के बीच का, और बी और सी का मान लो, पॉइंट एक ही रहेगा। सीधी सी बात कर रहा हूं, तीनों लाइन अलग अलग हैं लेकिन पॉइंट वही है। लेकिन जब आप उसे ए और बी के बीच का बोलोगे इंटरसेक्शन, तो वो वहां हो जाएगा, और जब आप बी और सी के बीच का बोलोगे तो वहां हो जाएगा। चीज एक ही है, प्रेजेंट करने की दृष्टि डिफरेंस है। इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम्पल उठाता है फ्रेगे इसमें। तो ये फ्रेगे का साइंस और रेफरेंस है। इफ देयर इज एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनी डिस्कशन, हाँ कॉन्टेक्स्ट से परे होता है, हाँ बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। देखो, कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कोई चीज किस परिस्थिति में, किस वातावरण में, किन लोगों के बीच, किस घटना के बीच, किस परिवर्तित इस जगत के बीच में बात चल रही है, ये कंटेक्स्ट है। और ये कंटेक्स्ट है। और जब हम बात करते हैं रेफरेंस की या रियल वर्ल्ड की, ऑब्जेक्टिविटी की, तो वो है जो बदल नहीं रही है अकॉर्डिंग टू घटना। भाई पानी जो है, आप घर में हो तो भी वही पानी प्यास बुझाएगा, आप दोस्त के घर हो तो भी वही पानी प्यास बुझाएगा, आप पहाड़ों में ट्रेवल कर रहे हो तो भी वही पानी प्यास बुझाएगा, समंदर के बीच में हो तो भी वही पानी प्यास बुझाएगा। पानी तो सेम ही रह रहा है, आपके कॉन्टेक्स्ट बदल रहे हैं। अब इन चारों डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर पानी के किसी सेंटेंस पर विचार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर में बैठे हैं और मैं कहता हूं कि 1 गिलास पानी लाना, तो सामने से भी 1 गिलास पानी आ रहा है, तो हो सकता है एक नॉर्मल वाटर जो कि ठंडा नहीं है, वो ग्लास का पानी आपके पास पहुंच जाएगा। कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है, सामने वाले के घर में फ्रिज नहीं है। और ये अंडरस्टूड है आपके लिए, क्योंकि ये पब्लिक है। आपने कहा 1 गिलास पानी लाना है, इस सेंस की सामने वाले ने क्या सेंस लगाई, सेम सेंस आपने लगाई, आपके लिए बिना ठंडा पानी आ गया, आपने चुपचाप से पी लिया। ये पब्लिक है। सॉरी, दोस्त के घर में हो, आप अपने घर में हो, आपने कहा 1 गिलास पानी लाना, आपके घर में फ्रिज है, पानी ठंडा है, तो आपके लिए 1 गिलास ठंडा पानी ला के दिया जाएगा, वहां भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप पी लोगे, बात खत्म। इसी समय में आपके पिताजी ने कहा 1 गिलास पानी लाना, उनको ठंडा पानी ला के नहीं दिया गया, आप उनको गर्म पानी उसको थोड़ा सा नॉर्मल पानी ला के दिया गया। वो इसलिए ला के दिया गया कि उनको पता है इनको दांतों में तकलीफ है, इनको ठंडा पानी नहीं पीना है। उनको भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, वो भी समझ गए। सामने वाला जो दो बंदा सेम पानी ला रहा है वो सेम ही है, वो दोनों चीजें समझ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है?
पानी के डिफरेंट डिफरेंट अर्थ तीन अलग अलग जगहों पर। ऐसे ही आपने समंदर के बीच में फंसे और आपने कहा कि पानी, तो कोई आपको समंदर का ग्लास भर के नहीं दे देगा, वो आपको उससे पानी निकाल के देगा थर्मोस से। वो समझ गया उसे क्या चाहिए, पानी तो वो नीचे भी है। चीज वही है, पानी एक ही चीज को निर्दिष्ट कर रहा है, पानी एक ही चीज की तरफ क्या बोलते हैं उसको, वो चिन्हित है, साइन दे रहा है। लेकिन जब पानी आप बोल रहे हो तो हर व्यक्ति उसकी अलग अलग साइंस क्यों बना रहा है? वो कंटेक्स्ट है। और कंटेक्स्ट क्या है कि उनको पता है पिताजी के दांतों में तकलीफ है, उनको पता है कि समंदर का पानी पीने का काम नहीं आता, उनको पता है कि मेरे घर में फ्रिज नहीं है, उनको पता है कि आपके घर में फ्रिज है, आप ठंडा पानी पीते हो। ये सारे कंटेक्स्ट हैं जो उस मीनिंग को बता दे रहे हैं। ये सारे कंटेक्स्ट उस मीनिंग को सेंस बना रहे हैं। अदरवाइज पानी तो वही है। तो सेंस जो है डिफर कर सकती है कंटेक्स्ट के अनुसार। हाँ, मैं कर देता हूं। एक्चुअली सेंस, रेफरेंस और आइडिया का जो डिफरेंस है वो फ्रेगे ने पहली बार ख़त्म करने की कोशिश करी। उन्होंने जो स्केप्टिसिज्म थे, जो डेविड ह्यूम ने एक अटैक किया था फिलोसफी के, मतलब एपिस्टोमोलॉजी पे, जब वो डेविड ह्यूम दो तरह की नॉलेज की बात करते हैं, आपको पता होगा। पहली नॉलेज वो मानते हैं मैटर्स ऑफ फैक्ट की नॉलेज, और दूसरी नॉलेज वो मानते हैं रिलेशंस ऑफ आइडियाज़ की नॉलेज। ठीक है, तो पहले प्रकार की जो नॉलेज है वो नॉलेज है जो वस्तु जगत की नॉलेज है। और वस्तु जगत की नॉलेज के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसमें सर्टेनिटी नहीं है, उसमें चेंजेबिलिटी है, उसमें नेसेसिटी नहीं है। वस्तु जगत की जो नॉलेज है, एक्सटर्नल वर्ल्ड की जो नॉलेज है, उसको काटना जरूरी है। इसीलिए डेविड ह्यूम कॉजेशन की थ्योरी पे अटैक करते हैं कि दिस इज जस्ट कस्टम, इसमें कोई नेसेसिटी नहीं। तो उसे वहां पे स्केप्टिक बना देते हैं। रिलेशंस ऑफ आइडियाज पे वो इसलिए स्केप्टिक बना देते हैं कि उनकी कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, लाइक मैथमेटिक्स। तो ये हमारे ब्रेन की उपज हो सकती है। तो वो एक स्केप्टिक धारणा प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वो दो ही किनारे पकड़ते हैं, एक रियल वर्ल्ड, एक मेरा मेंटल वर्ल्ड। और हम सदा से, शुरू से ही, जब से सोक्रेटिस ने कंसेप्ट दिया था इसका, आइडियाज का, तभी से हम इसी चीज में उलझे हुए आ रहे थे कि भाई देयर इज वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड जहां पे वस्तुएं हैं, और देयर इज आइडियल वर्ल्ड जहां पे उन वस्तुओं की इमेजेस हैं, या उन इमेजेस उनकी योजना है, डिवाइस है। और इन दो के अलावा हमने सोचा ही नहीं। और हम यहीं पे उलझे हुए थे कि हमारा ब्रेन, हमारा मन जो है, हमारा जो मन है सेम वही इमेज बनाता है क्या जो बाह्य जगत में वस्तु की इमेज है। अगर वो सेम वही इमेज बनाता है तो हम बिल्कुल नॉलेज को ऑब्जेक्टिवली जान रहे हैं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिवली जान रहे हैं। और अगर वैसी इमेज नहीं बन रही है तो डेफिनेटली हम जो समझ रहे हैं ज्ञान, वो सब्जेक्टिव ज्ञान है। रियल वर्ल्ड क्या है हमें कभी पता ही नहीं लग सकता। दैट्स वेयर कांट का कंसेप्ट आ जाता है नोमेना का, जहां पे कांट का वो एग्नोस्टिसिज्म आ जाता है, अज्ञेयवाद आ जाता है। अब ये प्रॉब्लम उलझी हुई है, या तो ये या तो ये। फ्रेगे पहली बार कहते हैं कि या तो ये, इस ये को हटा दो, इनके बीच में एक ये भी है जिसे मैं सेंस कह रहा हूं, इसको समझो। क्योंकि आप जिसे पकड़े बैठे हो वो तो इंडिविजुअल है। हर व्यक्ति के दिमाग में एक शब्द से सेम डिट्टो वही इमेज बने जो दूसरों के दिमाग में बन रही है। ना तो ये नेसेसरी है, और ना ही ये कभी वेरीफाई किया जा सकता है, और ना ही ये कभी प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इसका कोई समाधान नहीं है। सॉल्यूशन क्या किया जाए? सब फ्रेगे कहते हैं लेकिन ये घटना कैसे घटती है कि एक ही वस्तु को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो 20, 50, 100 लोग भी उस चीज को, एक नेता भाषण दे रहा है, हजारों लोग खड़े हैं, ज्यादातर लोग समझ जाते हैं कि वो क्या कह रहा है। आइडिया तो इंडिविजुअल बनता है ना, कैसे समझ जा रहे हैं?
वो किसी चीज का नाम ले रहा है, उसकी पिक्चर तो इंडिविजुअल बन रही है, वो चीज भी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है, एक जैसा कैसे समझ जा रहे हैं? फिर क्या कहते हैं, दैट इज साइंस। साइंस ही ये चीज समझाती है। तो सेंस बन रही है भाई, और सेंस पब्लिक होती है, वो शब्द यूज करते हैं, पब्लिक होती है, लोगों में एक जैसी होती है, सबके पास अप्रोच होती है। आइडिया जो ब्रेन में बना है वो इंडिविजुअल है, वो सब्जेक्टिव है, वो जरूरी नहीं है जिसका जो एक के मन में बना है वो दूसरे के मन में भी बने। वस्तु वो सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जेक्टिविटी को तो हम जान ही नहीं सकते। ऑब्जेक्ट को जाने ना जाने फर्क क्या पड़ रहा है, क्योंकि वो हमारी साइंस नहीं बना रहा है। अगर जान भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जान रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं दिस इज स्टार और सबको पता लग रहा है ये स्टार है, तो सबको समझ जाना चाहिए, इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वीनस कहते सबको पता लग जाता कि अब ये सुबह यहां था और शाम को यहां था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसको समझाने के लिए हमें समझाना पड़ता है, जो हम समझाते हैं वो वही समझाते हैं जो हम समझते हैं, वो साइंस है। और वैसा वीनस नहीं है। वीनस मॉर्निंग और इवनिंग स्टार दो अलग अलग स्टार नहीं है, वीनस एक ही है, चीज एक ही है। साइंस दो बन गई, इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार। आइडिया किसी कॉमन स्टार का बना है, जो इंडिविजुअल बना है। तीन चीजें हैं। तो जो फ्रेगे हैं वो साइंस का कंसेप्ट लाके, साइंस को क्लैरिफाई करके इस प्रॉब्लम से बचाते हैं कि सब्जेक्टिविटी को साइड करो, जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो भाषा के माध्यम से आता है, और भाषा जो ज्ञान प्रेजेंट करती है वो साइंस में प्रेजेंट करती है। तो साइंस आइडिया से अलग है। इक्वालिटी और आइडेंटिटी दोनों को फ्रेगे के टाइम से ही जितने भी एनालिटिकल फिलोसोफर है वो एक ही मान के चलते हैं, और फ्रेगे भी यही जस्टिफाई करता है कि इक्वालिटी आइडेंटिटी एक ही चीज है। हम जब पर्यायवाची यानी सिनोनिम बोलते हैं और हम कहते हैं कि वाटर जल पानी तो नीर, तो हम ये मान के चलते हैं दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो इक्वालिटी और आइडेंटिटी का डिफरेंस नहीं करते, ध्यान रखना, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ये कब सुलझती है, जाके सुलझती है 1970 के आसपास, 60-70 के आसपास, 70 के आसपास क्वाइन इसे सुलझाते हैं, इक्वालिटी और आइडेंटिटी को। इसलिए जब क्वाइन पढ़ाऊंगा तभी समझाऊंगा, ये भी तभी बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम सुलझती कैसे है। हालांकि अभी तक यही मान के चलो कि ये दोनों एक ही चीज है, इक्वालिटी आइडेंटिटी दोनों में कोई फर्क नहीं। क्वेश्चन ये है, सर कुछ ऐसे वर्ड है जिसका कोई रेफरेंस नहीं होता है, तो उसका कैसे एक्सप्लेन करेंगे फ्रेगे? एग्जाम्पल सेंटा क्लॉज। अच्छा, शुरू में ही मैंने इस पे डिस्कस किया था, याद हो तो, बिल्कुल क्लास के एकदम स्टार्ट में ही, जब मैंने बैरन लेडी, सन ऑफ बैरन लेडी का एग्जाम्पल दिया था। इसकी सिर्फ सेंस है, इसमें कोई रेफरेंस नहीं है। लेकिन अगर इस चीज को फ्रेगे कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो फ्रेगे जाने, लेकिन इस चीज को अगर एक्सप्लेन, क्योंकि इस पर उन्होंने कोई डिस्कस नहीं किया इस आर्टिकल में, लेकिन इस चीज को अगर हम रसल और विटगेनस्टाइन के टाइम में जाके उनकी थ्योरी में जाके समझे थोड़ा सा, तो कि पॉजिटिव अफर्मेटिव जो फैक्ट होता है उसको अपने अपोजिट किसी नेगेटिव फैक्ट की जरूरत नहीं है, उसी के अंदर से नेगेटिव फैक्ट बाहर आता है, वो नेगेटिव फैक्ट को अपने साथ ही लेके चला हुआ होता है। अगर कोई लेडी है जो कि ऐसी है जो फर्टाइल हो सकती है और बच्चे पैदा कर सकती है, तो उसी से यह भी निकलता है कि कोई और है जो नहीं पैदा कर सकती, तो दैट इज बंध्या। सिमिलर लाइक सेंटा क्लॉज है, सिमिलर लाइक हम स्काई फ्लावर है। जो चीज एग्जिस्ट करती है उसी से वो फैक्ट पे निकलता है जो नॉन एग्जिस्ट है, तो उसके लिए रेफरेंस वही एक रहेगी। फ्रेगे भी शायद यही एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए रेफरेंस यही एक रहेगी, एक ही रेफरेंस रहेगी। दैट इज, जैसे सेंटा क्लॉज है, उसके लिए रेफरेंस एक ही रहेगी कि कोई भी एक एग्जिस्टेंस रियलिटी सेंटा क्लॉज कहानियों की वजह से उसी रियलिटी से पता है, और सबको पता है दैट इज फेक। बच्चे उसे रियल मान रहे हैं, ठीक। तो जरूरी नहीं है, फ्रेगे सिर्फ दो ही बात करते हैं, रेफरेंस की और सेंस की। जिसकी रेफरेंस है उसकी सेंस अलग अलग कैसे हो सकती? फ्रेगे के लिए क्वेश्चन ही नहीं है ये कि किसी चीज की रेफरेंस नहीं है तो मैं क्या करूं।
फ्रेगे सिर्फ इतनी बात करते हैं कि किसी चीज की रेफरेंस है तो उसकी सेंस डिफर क्यों हो जाती है, ठीक। लेकिन ये क्वेश्चन कि अगर किसी चीज की रेफरेंस नहीं है तो उसकी सेंस कैसे बनाएंगे, उसकी सेंस बनती है जो चीज रेफरेंस है उसी के नेगेटिव फैक्ट के रूप में, उसके ऑपोजिट फैक्ट के रूप में। जिस समय पता लगता है कि अगर कुछ एग्जिस्ट है तो इसी का जस्ट ऑपोजिट या नेगेटिव, इसी का जस्ट उल्टा एग्जिस्ट नहीं करता है, रेफरेंस बनती है। फॉर एग्जाम्पल हेगल ने इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। इफ आई से व्हाइट, व्हाट इज द कंट्राडिक्टरी ऑफ व्हाइट, व्हाइट का कंट्राडिक्टरी क्या है, ब्लैक। बताओ व्हाइट का कंट्राडिक्टरी क्या है, नॉन व्हाइट। बट नॉन व्हाइट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है क्या, नॉन व्हाइट जैसा कोई कलर नहीं है। हम व्हाइट के ऑपोजिट जो कलर हैं, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ये सब के सब व्हाइट के ऑपोजिट ही तो है, कंट्राडिक्टरी तो है। फिर ब्लैक ही क्यों अकेला, रियल सेंस में तो व्हाइट का जो कंट्राडिक्टरी है वो नॉन व्हाइट होना चाहिए। विवाहित का कंट्राडिक्टरी अविवाहित होता है, विवाहित का कंट्राडिक्टरी कुंवारा नहीं होता है, अविवाहित होता है। ये डिफरेंस जब आगे धीरे धीरे आपके सामने आएंगे तो बहुत सी चीजें क्लियर होंगी, अभी इनमें उलझना ठीक नहीं है। तो जब हम कहते हैं व्हाइट तो नॉन व्हाइट उसका कंट्राडिक्टरी, और नॉन व्हाइट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन नॉन व्हाइट कहने से हम सेंस बना सकते हैं क्योंकि वो उसकी सेंस व्हाइट से ही आती है। तो जिस चीज का एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी सेंस एक नेगेटिव फैक्ट के रूप में बनती है। क्लियर? चलो अब गुड इवनिंग एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल। ओके।